प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्यारा टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसकी आवश्यकता बार बार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें पड़ती है। उसका नाम है रेडिकल्स, जिसको हिंदी में मूलक कहते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि मूलक क्या है, मूलक कितने प्रकार के होते हैं और मूलक के सहायता से किसी भी केमिकल कंपाउंड्स का हम लोग फॉर्मूला कैसे लिख लेते हैं। साथ ही यह सीखेंगे कि बाइनरी कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाता है, हाइड्रेट्स कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाता है। तो आज रासायनिक यौगिकों के नाम से संबंधित हमारा वीडियो लेक्चर समर्पित होगा। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन निकालना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना और वैलेंसी निकालना सीख चुके थे। तो चलिए हम लोग बिना देर किए शुरू करते हैं रेडिकल्स के बारे में। कॉपी में आप हेडिंग दे दीजिएगा रेडिकल्स, जिसको हिंदी में हम लोग मूलक के नाम से जानते हैं। आप इस टॉपिक से मैट्रिक में अवगत होंगे। देखिए रेडिकल्स क्या है, पहले इसे समझिए। यह परमाणु या परमाणु का समूह होता है जिस पर निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज होता है। पहला बात कि यह परमाणु या परमाणुओं का समूह होगा जिस पर निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज होगा। दूसरा, यह किसी रासायनिक अभिक्रिया में सिंगल एटम के तरह व्यवहार करेंगे। परमाणुओं का समूह होगा परंतु अभिक्रिया में सिंगल एटम के तरह व्यवहार करेंगे। और साथ ही यह फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाएंगे। यदि यह धनात्मक मूलक होगा तो ऋणात्मक मूलक से सटा होगा, और यदि ऋणात्मक मूलक होगा तो धनात्मक मूलक से सट के कंपाउंड का निर्माण करते हैं। ऐसे धनात्मक मूलक को, ऋणात्मक मूलक को रखा नहीं जा सकता है गैस जार में बंद करके, ठीक है, केमिकल के जार में बंद करके, अर्थात ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते। तो तीन मुख्य बात आप पढ़ चुके, सीख चुके। पहला बात यह क्या है, यह परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जिस पर निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होता है, उसे रेडिकल्स कहा जाता है। ये बात क्लियर है। एटम और ग्रुप ऑफ एटम which contains negative और positive charge is called radicals, उसको हम लोग मूलक कहेंगे। दूसरा बात इससे संबंधित, यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। तीसरा बात, यह किसी रासायनिक अभिक्रिया में, यह किसी केमिकल रिजेक्शन में सिंगल एटम के तरह व्यवहार करता है। क्लियर कर रहे हैं इस बात को। कुछ हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहां से ध्यान से समझिए। जैसे इसको कहेंगे हम लोग Na+, इसको कहेंगे सोडियम रेडिकल या सोडियम आयन बोल सकते हो। क्लियर है। इसका नाम कोई पूछे कि सोडियम रेडिकल है या सोडियम आयन है। और हम ले रहे हैं, कोई पूछे कैल्शियम 2+, इसका नाम है कैल्शियम रेडिकल या कैल्शियम आयन बोल सकते हो। आप बात क्लियर समझ चुके हो। इसी प्रकार मैं कह दूं एल्युमिनियम 3+, इसको एल्युमिनियम रेडिकल कहेंगे। हम लोग क्या कहेंगे, एल्युमिनियम रेडिकल। नाम में रेडिकल जोड़ दो या एल्युमिनियम हम लोग आयन बोल सकते हैं। इसी प्रकार इसको हम लोग क्या कह देंगे, Fe2+, ठीक है। इसको आप जानते हो हम लोग फेरस कहते हैं, FeRr, उसी पर चर्चा हम कर रहे हैं, फेरस कहते हैं। इसको फेरस रेडिकल बोलेंगे। और Fe3+ दे दे तो इसको हम लोग फेरिक कहेंगे, भी चर्चा करेंगे फेरस फेरिक का, इसको फेरिक रेडिकल कहेंगे। बात आप समझ चुके हो। इसको हम लोग NH4 कह सकते हैं, इसको अमोनियम रेडिकल कहेंगे, अमोनियम रेडिकल कह सकते हैं। बात आप समझ चुके हैं। देख रहे हैं कि इस पर पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। कुछ हम ऋणात्मक रेडिकल का उदाहरण आपके सामने ले रहे हैं। जैसे मैं कह दूं
NO3 माइनस, इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रेट रेडिकल। क्या कहते हैं? नाइट्रेट रेडिकल। नाम सब लिखेंगे अब आगे चल के। इसको SO4 माइनस 2, इसको सल्फेट रेडिकल कहते हैं। इसको CO3 माइनस 2, इसको हम लोग कार्बोनेट रेडिकल कहते हैं। अब ये सब जानते हैं, कुछ रेडिकल का नाम आपको मैट्रिक से ही याद है, ठीक है। और किसी भी रेडिकल पर जो चार्ज होता है वो उसकी वैलेंसी के बराबर होता है। कोई पूछे कि कार्बोनेट रेडिकल की वैलेंसी कितना होगा? 2। कोई पूछे कि सल्फेट रेडिकल की वैलेंसी कितना होगा? आप कहिएगा 2। नाइट्रेट रेडिकल की वैलेंसी कितना होता है? 1। आपको ये पहले भी बात पिछले वीडियो लेक्चर में बताया जा चुका है कि किसी भी आयन पर या किसी भी रेडिकल पर जो चार्ज होता है वो उसकी वैलेंसी को इंडिकेट करता है। मैं कह दूं कि PO4 3 माइनस, इसको फॉस्फेट रेडिकल कहते हैं। फॉस्फेट रेडिकल ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जा सकता है। PO4 3 माइनस, इसको चाहे कि अकेले हम कहीं रख दें, यह संभव नहीं है। ये ऋणात्मक रेडिकल, यह जो है रेडिकल ऋणात्मक रेडिकल है, यह किसी न किसी धनात्मक रेडिकल से जुड़ेगा। जो यौगिक बनाएगा वह यौगिक स्टेबल हो सकते हैं, वे स्वतंत्र अवस्था में एग्जिस्ट करेंगे। बात आप समझ चुके हैं। तो देख रहे हैं उदाहरण से कि रेडिकल भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक को हम लोग धनात्मक रेडिकल कहेंगे, एक को ऋणात्मक रेडिकल कहेंगे। तो कुछ हम रेडिकल के उदाहरण दिए हैं, एक नोट में बात लिखवा रहे हैं और क्लियर कर रहे हैं बात। यह किसी रासायनिक अभिक्रिया में सिंगल एटम की तरह कैसे बिहेव करता है कि किसी भी, याद रखिएगा, किसी भी रेडिकल पर जो चार्ज होता है वह उसकी वैलेंसी के बराबर होता है, वह उसकी वैलेंसी के बराबर होता है। यदि कोई पूछे कि सोडियम रेडिकल पर 1+ चार्ज है तो सोडियम की वैलेंसी 1, कैल्शियम की वैलेंसी 2, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3। कोई पूछे यहाँ फेरस की वैलेंसी 2, यहाँ फेरिक की वैलेंसी क्या होगा? 3। तो किसी भी आयन पर जो चार्ज होता है उसकी वैलेंसी चार्ज के बराबर होता है, याद रखिएगा। किसी भी रेडिकल पर जो चार्ज होता है उसकी वैलेंसी, किसी भी रेडिकल पर जो चार्ज होता है वह उसकी वैलेंसी के बराबर होता है, याद रखिएगा इस बात को। एक और बात आप समझ लीजिए कि यह किसी रासायनिक अभिक्रिया में सिंगल एटम की तरह बिहेव कैसे करता है, छोटू, ठीक है। इसको आप समझ लीजिए। देखो, यह जैसे हम एक कंपाउंड ले रहे हैं AgNO3, इसका एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं। देखिए इसमें 2 रेडिकल सटा हुआ है, एक सिल्वर रेडिकल और एक नाइट्रेट रेडिकल, देख रहे हो। और यहां हम ले रहे हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, ध्यान दीजिएगा, इसका हम एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं, इसका एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं। देखिए रिजेक्शन कैसे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिजेक्शन। देखिए यह NaCl के पॉजिटिव पार्ट इसके निगेटिव पार्ट से संयोग करेगा। देखो कैसे संयोग कर रहा है, क्या बना लिया, NaNO3 एक्वस फॉर्म में, अब प्लस AgCl बना लिया, इसका प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। अब देखो यहां यह NO3, यह नाइट्रेट रेडिकल में एटम है 3 ऑक्सीजन के 1 नाइट्रोजन के, तो ये अलग अलग एटम रिजेक्शन में भाग नहीं ले रहा है, यह सिंगल एटम के तरह, यह जो टोटल NO3 है यह सिंगल एटम के तरह बिहेव कर रहा है। और किससे जुड़ रहा है? सोडियम से। यहाँ देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के परमाणु हैं, नाइट्रोजन के परमाणु हैं, लेकिन जुड़ रहे हैं सोडियम से, ये कंबाइन रूप में। अर्थात यह स्पष्ट हो रहा है कि यह कोई भी रेडिकल होता है उसमें परमाणुओं की संख्या 1 से अधिक यदि हो तो वह सिंगल एटम के तरह ही रिजेक्शन में बिहेव करेंगे। यह NO3 जो है सोडियम से जुड़ रहा है, अर्थात यह सिंगल एटम के तरह बिहेव कर रहा है। तो यह रिजेक्शन हमारा क्या बना? सोडियम नाइट्रेट प्लस AgCl प्राप्त हो गया। इसको आप मैट्रिक में पढ़ के आए हो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिजेक्शन। बात आप समझ चुके हो, इसे नोट करें। हम रेडिकल्स के टाइप आपको बता रहे हैं। तो अब आइए हम लोग टाइप्स ऑफ रेडिकल को देखें। कॉपी में आप हेडिंग दे दीजिएगा, टाइप्स ऑफ रेडिकल्स, मूलक के प्रकार। देखिए चार्ज के आधार पर
हम लोग मूलक को दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक को कहेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल, एक को कहेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिव रेडिकल। ध्यान दीजिएगा, पहला को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिव रेडिकल्स, जिसको हिंदी में हम कहते हैं विद्युत धनात्मक मूलक, या इसी को हम लोग कहते हैं बेसिक रेडिकल। अभी क्लियर कर रहे हैं कि इसको बेसिक रेडिकल क्यों कहा जाता है। और दूसरा को कहते हैं छोटू, हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रो निगेटिव रेडिकल्स, जिसको हिंदी में कहते हैं विद्युत ऋणात्मक रेडिकल्स। हर चीज का हिंदी लिखने की जरूरत नहीं, समझते चलना है। और इसी को हम लोग कहते हैं छोटू एसिड रेडिकल। एसिड रेडिकल्स, आपको हम जब एसिड बेस साइड पढ़ा रहे थे तो हम बताए थे कि जब अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करता है तो क्षार का पॉजिटिव पार्ट लवण में जुड़ता है, इसलिए पॉजिटिव रेडिकल को हम लोग बेसिक रेडिकल के नाम से जानते हैं। तो पॉजिटिव रेडिकल कोई पूछे क्या है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम लोग पॉजिटिव रेडिकल के नाम से जानते हैं। वैसा रेडिकल जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव रेडिकल। इसको बेसिक रेडिकल क्यों कहते हैं, क्योंकि यह बेसिक रेडिकल जो इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जब अम्ल और क्षार रिजेक्शन करके लवण का निर्माण करते हैं तो धनात्मक पार्ट क्षार से ही प्राप्त होता है, इसलिए पॉजिटिव रेडिकल को बेसिक रेडिकल के हम लोग नाम से जानते हैं। देख लीजिए ऐसे कैसे, जैसे मैं एग्जांपल दे दूं आपको, यहाँ HCl इसका, और यहाँ दे दूं मैं NaOH। यह क्या है, क्षार है, यह अम्ल है। ध्यान से सुनिएगा, यह इसका पॉजिटिव पार्ट या इसका निगेटिव पार्ट, या इसका पॉजिटिव पार्ट या इसका निगेटिव पार्ट रिजेक्शन करेगा। देखो, यह जो क्षार का पॉजिटिव पार्ट और अम्ल का निगेटिव पार्ट संयोग करेंगे तो लवण बनाएंगे NaCl। देखो Na+Cl- साल्ट बना लिया। आप प्लस देखो H2O निकल गया बाहर, जल। तो देख रहे हैं कि क्षार का पॉजिटिव पार्ट और अम्ल का निगेटिव पार्ट संयोग करके हमारा NaCl बना, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल मतलब कि धनात्मक मूलक को हम लोग बेसिक रेडिकल कहते हैं, क्योंकि यह बेस से प्राप्त होते हैं। कोई पूछे कि क्यों इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल को बेसिक रेडिकल कहते हैं, तो कहिएगा यह बेस से, ये क्षार से प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग बेसिक रेडिकल के नाम से जानते हैं। और इलेक्ट्रोनिगेटिव रेडिकल, जिस पर निगेटिव चार्ज होता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव रेडिकल। इसे एसिड रेडिकल, अम्लीय मूलक कहते हैं, इसलिए क्योंकि यह अम्ल से प्राप्त होते हैं। इसकी पहचान क्या है कि जिस पर निगेटिव चार्ज होता है उस मूलक को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव मूलक। ये इलेक्ट्रोनिगेटिव रेडिकल हिंदी में लिखना हो तो कह सकते हैं विद्युत ऋणात्मक मूलक या अम्लीय मूलक। इसका हिंदी क्या होगा, विद्युत धनात्मक मूलक, या इसी को कह सकते हैं क्षारीय मूलक। बात आप समझ चुके होंगे। तो अब हम कुछ क्षारीय मूलक का लिस्ट दे रहे हैं और कुछ अम्लीय मूलक का लिस्ट दे रहे हैं, उनको याद रखना है आपको, और उस पर जो चार्ज होगा वो उसकी वैलेंसी को सूचित करेगा। और इसी के संयोग से हम कुछ केमिकल फॉर्मूला बनाना सिखाएंगे आपको, और आपको होमवर्क के तौर पे कुछ कंपाउंड का फॉर्मूला बनाने के लिए देंगे। तो आप बात समझ चुके होंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल को बेसिक रेडिकल कहते हैं। वैसा रेडिकल जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे विद्युत धनात्मक मूलक कहते हैं। वैसा रेडिकल जिस पर ऋणात्मक चार्ज होता है उसे विद्युत ऋणात्मक रेडिकल कहते हैं। ठीक है, विद्युत धनात्मक रेडिकल क्षार से प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें बेसिक रेडिकल कहा जाता है। और इलेक्ट्रोनिगेटिव रेडिकल जो होते हैं एसिड से प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें एसिड रेडिकल के नाम से जाना जाता है। इसे नोट करें। कुछ हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल का लिस्ट दे रहे हैं। तो कुछ इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल को हम लिख रहे हैं, उसको आप अपने दिमाग में बैठाते चलिएगा।
देखिए ग्रुप एक का कोई भी तत्व आवर्त सारणी का ग्रुप एक का तत्व आपको रटवाए थे कि हालिना के रूबी सर्कस से फरार कोई भी ग्रुप एक का एलिमेंट हो, याद रखिए ग्रुप वन का कोई एलिमेंट हो वह हमेशा याद रखिएगा उस पर एक चाल ई फॉर एलिमेंट हम दे रहे हैं, ठीक है, ई फॉर एलिमेंट, और इस पर एक पॉजिटिव चार्ज होगा अर्थात इसकी वैलेंसी एक होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम दे रहे हैं, जैसे मैं कह दूं कि लिथियम प्लस ऐसे दे दे तो इसका नाम कोई पूछे क्या होगा, लिथियम रेडिकल होगा, लिथियम रेडिकल या लिथियम आयन बोल सकते हो, केवल आप लिथियम लिखिएगा। सोडियम प्लस हो जाए तो इसका नाम होगा सोडियम आयन या सोडियम रेडिकल होगा। के प्लस हो जाए तो इसका नाम क्या होगा बेटा, पोटेशियम, पोटेशियम रेडिकल या पोटेशियम मूलक कह सकते हैं। हाइड्रोजन आ गया, देखिए हाइड्रोजन ऋणात्मक मूलक और धनात्मक मूलक दोनों हो सकता है। H प्लस यदि दे तो इसका नाम होगा हाइड्रोजन रेडिकल, हाइड्रोजन रेडिकल। H माइनस हो जाए तो उसको हाइड्राइड आयन कहेंगे हम लोग या हाइड्राइड रेडिकल कहेंगे। हाइड्रोजन हो सकता है ETC, आप बात समझ चुके होंगे, ठीक है। इसके अलावा Rb प्लस पे हो तो रूबोडियम रेडिकल हो सकता है, सीजियम प्लस पे हो तो सीजियम रेडिकल हो सकता है, फ्रांसियम पॉजिटिव चार्ज हो फ्रांसियम रेडिकल हो सकता है, लेकिन वे जनरली कंपाउंड का फॉर्मेशन में भाग नहीं लेगा क्योंकि वह रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। बात आप समझ चुके होंगे। इसी प्रकार छोटू ग्रुप 2 का कोई भी तत्व हो, कोई भी तत्व ई फॉर एलिमेंट मान लेते हैं, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे याद रखिएगा मैं दे रहा हूं, यहां कहा दे Mg+2, इसका नाम क्या होगा कहिएगा, मैग्नीशियम रेडिकल है। नाम याद होगा तभी फॉर्मूला बन सकता है, मैग्नीशियम रेडिकल है। कैल्शियम 2 प्लस दे दे या इसी को कैल्शियम प्लस प्लस दे दे, बात एक है, इसका नाम होगा कैल्शियम रेडिकल। बेरिलियम दे दे तो बेरिलियम रेडिकल हो सकता है, ठीक है। कैल्शियम मैग्नीशियम Ba प्लस दे दे Ba2 प्लस, इसको बेरियम रेडिकल कहेंगे, बेरियम रेडिकल कहेंगे, ठीक है। इसी प्रकार आप एस्ट्रोनशियम रेडिकल बना सकते हो, Sr+2 बना देगा तो उसको कहेंगे हम लोग एस्ट्रोनशियम रेडिकल, Sr2 प्लस, इसका नाम क्या होगा एस्ट्रोनशियम, STRON एस्ट्रोनशियम रेडिकल कहेंगे, इसको एस्ट्रोनशियम रेडिकल के हम लोग नाम से जानते हैं। इसी प्रकार Be+2 हो तो बेरिलियम रेडिकल हो सकता है। नाम जो है लिख देना है, उसमें रेडिकल शब्द को जोड़ दिए उसका नाम हो जाएगा। और आ रहे हैं हम आपके सामने, यहाँ SYMB वाले सिंबल लिख रहे हैं और इधर लिख रहे हैं हम इसका नाम, ध्यान दीजिएगा। कुछ हम Zn ले रहे हैं, जिंक +2 वैलेंसी जिंक, इसका नाम होगा जिंक रेडिकल, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार Cd+2 दे रहे, इसका नाम कैडमियम, कैडमियम रेडिकल हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। Cr+3 जनरली 3 अवस्था में बहुत सारे कंपाउंड का निर्माण करता है, क्रोमियम रेडिकल CHRO एम क्रोमियम रेडिकल। CO2 प्लस दे दे, कोबाल्ट दे दे तो इसको कहेंगे कोबाल्ट रेडिकल, बात आप समझ चुके होंगे। यहाँ बिस्मथ दे दे, एल्युमिनियम पर हम चल रहे हैं, एल्युमिनियम 3 प्लस दे दे, इसका नाम क्या होगा एल्युमिनियम रेडिकल, एल्युमिनियम रेडिकल, रेडिकल लिखने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार Sb3 प्लस दे दे तो एंटीमोनी, एंटीमोनी रेडिकल हो सकता है। इसी प्रकार छोटू यहाँ ध्यान दीजिएगा, निकेल +2 दे दे तो निकेल रेडिकल हो सकता है। अभी आ रहे हैं कुछ फेमस ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक के तत्व जो एक से अधिक वैलेंसी को प्रदर्शित करेगा, इसे नोट करें, कुछ और बता रहे हैं। इधर सिंबल आपको लिखना है SYMB सिंबल और इधर आपको उसका नाम लिखते चलना है। छोटू फेमस जो भी होते हैं उसका हम नाम लिख रहे हैं ताकि फॉर्मूला बनाने में आपको दिक्कत है। नाम भी आपको लिखना है ताकि इंग्लिश में नाम आपको याद हो जाए। देखिए इसको Ag+ कहते हैं, इसको सिल्वर आयन कहते हैं हम लोग, या सिल्वर रेडिकल बोल सकते हो। NH4+, इसको हम लोग अमोनियम आयन कहते हैं, अमोनियम आयन कहते हैं। कोई पूछे कि इसकी वैलेंसी बताओ, या अमोनियम रेडिकल बोल सकते हो, इसका पूरा नाम अमोनियम आयन या अमोनियम रेडिकल, ठीक है। इसका नाम लिखेंगे अमोनियम। कोई पूछे क्या है, अमोनियम रेडिकल है, अमोनियम आयन है,
या आपसे कोई पूछे कि PH4+, इसका नाम होगा फॉस्फोनियम, फॉस्फोनियम, फॉस्फोनियम रेडिकल कहेंगे इसको। H3O+ को हम लोग कहेंगे हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम रेडिकल कहेंगे। याद रखिए इस पर कितना चार्ज है, 1+ चार्ज है। बात आप समझ चुके होंगे। कुछ और हम रेडिकल ले रहे हैं आपके सामने, यहां ध्यान दीजिएगा। देखिए Fe2+ और Fe3+, लोहे के दो प्रमुख ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +2 और +3। आपको जब वैलेंसी पढ़ा रहे होंगे वहां बताए होंगे कि उच्च वैलेंसी के लिए हम लोग इ यूज करते हैं और निम्न वैलेंसी के लिए अस लगाते हैं। तो धातु का जो लैटिन नेम होता है उसके नाम में हम लोग क्या जोड़ देते हैं, अस या इ। देखो यहाँ लोहा जो है इस पर +2 चार्ज और यहाँ +3 चार्ज है, यहाँ इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी यहाँ 3 है। तो निम्न वैलेंसी के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, अस लगाएंगे। तो देखो इसका लोहा का लैटिन नेम होता है फेरम, FeRReum। तो अम को हटाना है, याद रखिए अम को हटा देना है और इसमें जोड़ना है अस, तो इसका नाम हो जाएगा फेरस आयन कहते हैं। आपको ये भी बताए थे कि इस पद्धति को चेंज किया अल्बर्ट स्टॉक नाम का साइंटिस्ट, जर्मन साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया कि धातु के ऑक्सीडेशन स्टेट को उसके नाम के बाईं और पैरेंथेसिस में लिख दिया जा सकता है, वो मॉडर्न पद्धति है। तो इसका नाम आयरन होता है, इसको आयरन, और इसकी वैलेंसी 2 है तो रोमन अंक में आप इसे 2 लिख सकते हो। आप इसे फेरस कहो या आयरन 2 कहो। देखो इसका नाम क्या होगा, FeRReum फेरम होता है, अम को हटाना है और इसमें क्या जोड़ देना, इ। फेरिक आयन कहेंगे या इसी को फेरिक रेडिकल कहेंगे या इसी को लिखेंगे आयरन, और रोमन अंक में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी को हम लोग इंडिकेट कर देंगे 3। यह जो पद्धति है केवल धातु के लिए ही लागू होता है। इसी प्रकार कॉपर +1 होता है और कॉपर +2। कॉपर की 2 ऑक्सीडेशन, 2+ लिखो या +2 लिखो, बात एक है। तो कॉपर का नाम क्या होता है, क्यूपरम, CUPReum, क्यूपरम होता है। तो अम को हटा करके इसमें जोड़ दो अस, क्यूपरस हो जाएगा। इसी को हम लोग कहेंगे COPPR, कॉपर 1, कॉपर 1। और देखो इसका नाम क्या होगा, कप्रिक, इसका नाम होगा कप्रिक या इसी को कहेंगे कॉपर 2, कॉपर 2। लैटिन नेम के अम को हटाकर अस या इक जोड़ते हैं। इसी प्रकार Sn +2 ऑक्सीडेशन स्टेट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रदर्शित करता है। लेकिन Sn +2 अवस्था में मोर स्टेबल होता है। जब हम लोग पढ़ेंगे आगे पीरियोडिक टेबल तो वहां इस तमाम चीजों को बताएंगे। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ये मोर स्टेबल होता है या लेस स्टेबल होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, इस सब चीज की जानकारी हम लोग करेंगे पीरियोडिक टेबल में। देखो इसका नाम होता है स्टैनम, तो इसका नाम होगा STANNUM, स्टैनम होता है। तो अम को हटा दो और इसमें क्या जोड़ देना बेटा, अस जोड़ दो, स्टैनस। और इसका नाम क्या होगा, STANN, स्टैनिक, स्टैनिक। या इसी को हम लोग कहेंगे 3 रोमन अंक में 2, या इसी को कहेंगे 3 रोमन अंक में 4। बात आप समझ चुके होंगे। इसी प्रकार PB, PB+2 और PB+4, इसको प्लम्बम कहते हैं, PLUMBUM, प्लम्बम कहते हैं। तो अम को हटाओ, इसमें जोड़ दो प्लम्बस और इसका नाम क्या हो जाएगा, प्लम्बिक हो जाएगा। या इसी को हम लोग कहेंगे लेड 2, या इसी को कहेंगे स्टॉक नोटेशन में लेड 4। बात आप समझ चुके होंगे। यह पद्धति केवल धातु के लिए यूज किया जाता है, इसको स्टॉक नोटेशन के नाम से जानते हैं। तो उच्च वैलेंसी के लिए अस और निम्न वैलेंसी के लिए हम लोग इक लगाते हैं। इसे नोट करें, कुछ और बता रहे हैं। 2-3 और देख लीजिए आप। जैसे देखिए यहाँ Mn+2 दे दे और यहाँ Mn3 दे दे। देखिए यहाँ निम्न वैलेंसी है तो इस मूलक का नाम क्या होगा, मैग्नस। इसका नाम होगा मैग्निक
इसका नाम होगा मैग्नस, इसका नाम होगा मैग्निक, या आप इसी को लिख सकते हो मैग्नीज, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को 2, और इसको लिख सकते हो मैग्नीज 3। देखिए थोड़ा सा Hg2+2, इसको कहते हैं हम लोग मर्क्यूरस, या इसी को हम लोग लिखते हैं मरकरी 1। यहां एक मरकरी पर पॉजिटिव एक चार्ज होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट एक Hg का +1 होगा तो यहाँ +1 होगा, याद है, या इसको मर्क्यूरस कहेंगे। और Hg2+ ऐसे दे दे तो इसको कहेंगे हम लोग मरक्यूरिक, या इसी को हम लोग कहेंगे मरकरी 2। बात आप समझ चुके हैं। और भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल हो सकता है, जो प्रमुख है उसे हम लिख दिए हैं, ठीक है। ग्रुप 1 का तत्व हो तो उस पर +1 चार्ज होगा, ग्रुप 2 का कोई धातु हो उस पर +2 चार्ज होगा। आप आसानी से ग्रुप नंबर जो होता है वह ग्रुप नंबर जो होता है उससे आसानी से आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता कर सकते हैं, और किसी भी तत्व का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, उस पर कितना मैक्सिमम चार्ज हो सकता है वह वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं हो सकता है। अब मैं कहूं कि ग्रुप 16 का तत्व है तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा आपको बताए थे, तो +6 से अधिक इस पर चार्ज नहीं हो सकता है। अब माइनस में कहां तक जाएगा उसकी चर्चा हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन में करेंगे। उसका n-8 तक होता है, n-8 to +n। n क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 8 को घटाएंगे, वहां से शुरू होकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जा सकता है। तो उतना अभी ध्यान आपको देना नहीं है। अभी जितना चार्ज दिखाई दे उस एलिमेंट पे उसी के अनुसार उसकी वैलेंसी को आपको बता देना है। यहाँ मैग्नीज की वैलेंसी 2 है, यहाँ मैग्नीज की वैलेंसी 3 है, तो नाम आप लिख लीजिए। हम कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, नोट करें। तो कुछ हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव या एसिड रेडिकल्स को देखें। इसका लिस्ट हम दे रहे हैं, इसे याद भी कर जाइएगा। देखिए इधर हम बना रहे हैं सिंबल और उसका इधर नेम लिख रहे हैं छोटू। देखिए जिस रेडिकल में हाइड्रोजन आए, नाइट्रोजन आ जाए, क्लोरीन आए, हाइड्रोजन आए, प्राय उसकी वैलेंसी 1 होती है। ये टेक्निक से पकड़ा भी जाता है। वैसे ये 1-2 बार आप लिख दीजिएगा तो किस पर कितना चार्ज होता है आपको याद हो जाएगा। देखिए ये ग्रुप 17 का कोई भी तत्व हो, ग्रुप 17 का कोई तत्व हो, इसको हम X से डिनोट करते हैं, X माइन। इसको हम लोग कहते हैं हाइलाइड आयन। हाइलाइड आयन इसको क्या कहेंगे, हाइलाइड आयन। क्या कहेंगे बेटा, हाइलाइड आयन या हाइलाइड रेडिकल कहेंगे। एक शब्द में हाइलाइड आयन या हाइलाइड रेडिकल। जैसे मैं कहूं कि F माइनस, इस पर इसकी वैलेंसी 1 है तो इसको कहेंगे फ्लोराइड। Cl माइनस कह दे तो क्लोराइड, बहुत फेमस रेडिकल है ये। Br माइनस आ जाए तो इसको कहेंगे ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। I माइनस आ जाए तो इसको कहेंगे आयोडाइड, आयोडाइड। याद रखिए इस पर कितना चार्ज है। इसी प्रकार H माइनस आ जाए तो इसको कहेंगे हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन या हाइड्राइड रेडिकल जैसे आ जाए, ठीक है। HCl, H माइनस आ जाए तो हाइड्राइड, और H प्लस आ जाए तो इसको हाइड्रोजन आयन कहेंगे, ठीक है। बात आप समझ चुके होंगे। अब आगे आप पढ़ रहे हैं। देखिए जिसमें क्लोरीन आ जाए OCl माइनस, इसको कहते हैं हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड। इस पर चार्ज 1 है। इसको ऐसे लिखते हैं ClO माइनस, सॉरी इसको ClO2 माइनस ऐसे लिखते हैं। इसको कहते हैं केवल क्लोराइड रेडिकल, क्लोराइड रेडिकल याद रखिएगा। ClO3 माइनस लिख दें तो इसको कहते हैं क्लोरेट रेडिकल। देखिए इसमें क्लोरीन आ रहा है तो हमेशा इसकी वैलेंसी 1 होगी, ये डिटरमाइन है बिल्कुल। ClO4 आ जाए तो इसका नाम है परक्लोरेट, परक्लोरेट। इसी प्रकार यहाँ BrO माइनस आ जाता तो नाम होता हाइपोब्रोमाइड आयन, याद रखिएगा। यदि यहाँ आ जाता BrO3 माइनस तो होता ब्रोमेट आयन। तो इस प्रकार आप बना सकते हैं, ठीक है। आ जाता है यहाँ बेटा कौन सी, ध्यान
हाँ जी, IO3 माइनस आयन। तो देखो यह क्लोरेट है तो इसका नाम होता है आयोडेट आयन। कोई पूछा OI माइनस आयन का नाम क्या होता, इसका नाम होता हाइपो आयोडाइड। IO माइनस होगा, हाइपो आयोडाइड रेडिकल हो सकता है। इस प्रकार आप रेडिकल का निर्माण कर सकते हैं। बात आप समझ चुके हैं और हम आगे आपको रेडिकल बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ छोटू इसको कहते हैं NO3 माइनस, इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रेट रेडिकल। NO2 माइनस को कहते हैं नाइट्राइट रेडिकल। इसको लिखते चलेंगे फटाफट, नाइट्रेट नाइट्राइट एक साथ आपको याद होना चाहिए, नोट करें। तो इन्हें आप नोट करते चलेंगे। देखिए ये जो रेडिकल दिखाई देख रहे हैं, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, तो जितना भी नाइट्रोजन वाला, क्लोरीन वाला, हाइड्रोजन वाला रेडिकल होता है उस पर -1 चार्ज ही होता है। देखिए SCN माइनस को कहते हैं थायोसाइनेट, NCS माइनस को कहते हैं आइसोथायोसाइनेट, CN माइनस को कहते हैं सायानाइड, CNO को कहते हैं सायानेट। देखिए इन सभी आयनों को हम लोग सूडो हैलाइड आयन के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, सूडो हैलाइड आयन भी कहा जाता है। वैसे 12 में हम लोग जानेंगे सूडो हैलाइड आयन क्या। आप समझिए सूडो हैलाइड आयन क्या है। वैसा आयन जिसमें 2 या 2 से अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु होता है, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, वे 2 या 2 से अधिक होना चाहिए शर्त है। देखिए यहाँ सल्फर की विद्युत ऋणात्मकता लगभग 2.5 होता है और नाइट्रोजन का 3 होता है, कार्बन का भी लगभग 2.5, कम से कम 2 होना चाहिए और उसमें एक नाइट्रोजन एटम होना चाहिए। उसी को हम लोग सूडो हैलाइड आयन कहेंगे। और इनका जो गुण होता है वह हैलाइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन के तरह होता है, इसलिए इन्हें सूडो हैलाइड आयन, नकली हैलाइड आयन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो कोई पूछे कि सूडो हैलाइड आयन क्या है, तो कहिएगा कि वैसा आयन जिसमें 2 या 2 से अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु होता है, जिसमें एक नाइट्रोजन एटम होता है तथा जिसका गुण हैलाइड आयन के समान होता है, उसे सूडो हैलाइड आयन कहा जाता है। तो सायानेट आयन को, ठीक है, सायानाइड आयन को आइसोसायानेट, आइसोथायोसाइनेट को, थायोसाइनेट को हम लोग सूडो हैलाइड आयन के नाम से जानते हैं। कभी कभी एग्जाम में दे देगा कि निम्न में से कौन सूडो हैलाइड आयन है, तो इन्हें याद रखिएगा। ये सब तो आप जानते ही हैं। सल्फेट कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे H। देखो सल्फेट आयन है और जहां इसमें एक H जुड़ जाएगा उस पर जितना चार्ज, एक चार्ज को कम कर देना। इस सल्फेट आयन है HSO4 को हम लोग कहेंगे बाइसल्फेट, या इसी का नाम होगा हाइड्रोजन सल्फेट, याद रखिएगा। SO3- को कहते हैं सल्फाइड आयन, HSO3- को कहेंगे बाइसल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड। PO4- को कहते हैं फॉस्फेट आयन, HPO4- को कहेंगे फॉस्फाइड आयन। कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, इसी प्रकार इसको कहेंगे ऑक्साइड आयन, इसको पेरोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, नाइट्राइड आयन, फॉस्फाइड आयन, इस सल्फाइड आयन है या थायोसल्फेट आयन है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। BO3- इसको बोरेट आयन कहेंगे, AlO3- एल्यूमिनेट आयन कहेंगे, इसकी वैलेंसी -3 है, हमारे 3 है, -3 चार्ज, इसका मतलब इसकी वैलेंसी 3 है। AlO2- को कहते हैं मेटा एल्यूमिनेट। आप निष्कर्ष में पढ़ेंगे एल्युमिनियम का, वहां आया होगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, NaAlO2। जनरली मेटा एल्यूमिनेट का फॉर्मूला हम लोग यही यूज करते हैं, AlO2-। इसे नोट करें, कुछ और रेडिकल हम बता रहे हैं तो इन्हें भी आप नोट कर लें। देखिए एसिटिक एसिड आप पढ़े हैं, ऐसे एसिटिक एसिड CH3COOH, तो ये H को जब ही हम रिमूव कर देंगे तो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। देखो ये एसीटेट आयन बन गया, H+ दे दिया, तो इसको कहेंगे एसिटिक एसिड से एसीटेट, फॉर्मिक एसिड से फॉर्मेट। आप बना सकते हो, वैसे ऑर्गेनिक पढ़े हो तो जनरली बार बार आवश्यकता पड़ेगा एसीटेट आयन का। CH3CO- को कहेंगे एसीटेट आयन। FeCN⁴ को कहते हैं फेरोसायनाइड। ये तमाम आयन आपको याद होना चाहिए, 12 में भी बड़ा मदद करेगा। अभी से दिमाग में बैठा लीजिएगा, तो 12 में हम जब लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे उसमें जटिल यौगिकों का नाम लिखना आएगा, तो इन सभी आयनों की आवश्यकता पड़ेगी हमें। इसको कहते हैं फेरोसायनाइड और -3 रहेगा तो इसको फेरिसाइनाइड।
फेरिसाइनाइड का मतलब है यहाँ फेरिक आयन मौजूद है, यहाँ लोहा की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है और यहाँ लोहा की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। फेरो का मतलब फेरस, फेरी का मतलब फेरिक, याद रखिएगा। Zn O2 - 2 को जिंकेट कहते हैं। देखिए ये सब आयन बार बार इस्तेमाल होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। MnO4- को परमैंगनेट कहते हैं। यह परमैंगनेट आयन याद रखिएगा डार्क वायलेट कलर का होता है और चार्ज ट्रांसफर के कारण यह डार्क वायलेट कलर का होता है। 12 में चलेंगे तो हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। MnO4- 2 को मैग्नेट आयन कहते हैं। इसको कहते हैं छोटू CrO4- 2 इसको क्रोमेट आयन कहते हैं। Cr2O7- 2 इसको डाइक्रोमेट आयन कहते हैं। यह ऑरेंज कलर का होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का नाम सुने हुए हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का नाम सुने हुए हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये सब रेडिकल है, कम से कम ये चारों एकदम जेहन में आपके बैठ जाना चाहिए। इसी प्रकार SnO3- 2 को एस्टाइनेट आयन कहते हैं। SiO3- 2 को सिलिकेट कहते हैं, बार बार आएगा। सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, शीशा देखते हैं आप कांच, ठीक है, वह सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट आदि का मिश्रण होता है, छोटू याद रखिएगा। ASO4- 3 इसको हम लोग कहते हैं आर्सेनेट आयन। ASO3- 3 को आर्सेनाइड कहते हैं। और भी निगेटिव और भी इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल हो सकते हैं। जितने महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल है मैंने लिख दिया है, आप इसे 1-2 बार लिख लेंगे ताकि यह दिमाग में बैठ जाए। इसे नोट करें, हम फॉर्मूला बनाने की टेक्निक बता रहे हैं। तो आइए अब हम लोग केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको बेसिक रेडिकल और एसिड रेडिकल याद होना चाहिए। इसके बाद आप आसानी से किसी भी केमिकल फॉर्मूला को बना सकते हैं। तो कॉपी में हेडिंग आप दे दीजिएगा, हाउ टू राइट ए फॉर्मूला, हाउ टू राइट ए फॉर्मूला, कैसे हम फॉर्मूला को लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपसे कह दे कि सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखिए, दूसरा दे देगा कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखिए, दे देगा एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखिए। ध्यान दीजिएगा, कोई भी कंपाउंड हो उसमें हमेशा पॉजिटिव रेडिकल को पहले, इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल को पहले, बेसिक रेडिकल को पहले लिखेंगे, मतलब पॉजिटिव पार्ट के पहले लिखेंगे और निगेटिव पार्ट को बाद में लिखा जाता है। यह तरीका है। तो देखिए सोडियम सल्फेट है, कैसे फॉर्मूला को लिखेंगे। तो पहले नाम में यह पॉजिटिव रेडिकल है और यह निगेटिव रेडिकल है, पकड़ लेना है ऐसे। तो सोडियम जो रेडिकल है उसका को हम ड्रॉ कर देंगे, उसके वैलेंसी को उसके ऊपर इंगित कर देंगे। देखो सोडियम है और ये ग्रुप 1 का तत्व है, सबको क्लियर है, तो इस पर 1 चार्ज होगा, +1 लिख देंगे हम, या केवल प्लस भी लिख सकते हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। प्लस लिखो या +1 लिखो या 1+ लिखो। और सल्फेट मूलक जो होता है, छोटू यहाँ दिएगा, इसका फॉर्मूला होता है SO4 और इस पर चार्ज होता है -2। आप लिखिए बेसिक रेडिकल, एसिड रेडिकल, पॉजिटिव रेडिकल, निगेटिव रेडिकल को मैंने लिख दिया। जैसे कह रहा है फॉर्मूला को लिख देंगे। हमेशा पॉजिटिव रेडिकल को पहले और निगेटिव रेडिकल को बाद में लिखने का रूल है केमिस्ट्री का। अब देखिए इसके वैलेंसी को हम क्रॉस कर देंगे, इसकी वैलेंसी इसके साथ और इसकी वैलेंसी इसके साथ कर देंगे। अब देखिए फॉर्मूला कैसे बन रहा है, देखो तो Na2, ये निगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं है। देखो Na2 और देखो यहाँ SO4 है ना, यह परमाणुओं का जब समूह आएगा तो आप इसको ब्रैकेट लगा दी SO4 और यहाँ इसकी वैलेंसी कितना दिखाई दे रहा है, क्रॉस वैलेंसी कर रहे हैं 1, तो 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप इसे ऐसे लिख सकते हो Na2SO4, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला बन गया। ऐसे मैट्रिक में आप सीखे होंगे, या आप ऐसे भी लिख सकते हो सोडियम, इस पर सोडियम धनात्मक रेडिकल को पहले, इसकी वैलेंसी कितना होता है 1 को हम यहाँ लिख दें +1 और SO4 इस पर चार्ज होता है -2, ऐसे लिख सकते हैं। चार्ज को इग्नोर करेंगे, वैलेंसी को क्रॉस करेंगे ऐसे। देखो Na2 फॉर्मूला हो रहा है Na2 और यहाँ SO4 1 लिखने की जरूरत है, आप ऐसे भी बना सकते हो। क्लियर है, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला आ गया। अब देखिए कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम
पॉजिटिव रेडिकल है, निगेटिव रेडिकल है। तो कैल्शियम आवर्त सारणी का ग्रुप 2 का तत्व है, तो कैल्शियम 2+ और सल्फेट होता है SO4 -2+। अब देखिए इसके वैलेंसी को हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। देखिए यहाँ कॉमन फैक्टर है, यहाँ +2 है, यहाँ -2 है, खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा CaSO4 या कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला बन गया। यदि पॉजिटिव चार्ज इसकी वैलेंसी सेम हो, इसकी वैलेंसी सेम हो, तो दोनों को हम लोग कटा देंगे और फॉर्मूला हमारा बनेगा CaSO4। यहाँ देखिए एल्युमिनियम सल्फेट, तो एल्युमिनियम की वैलेंसी होता है एल्युमिनियम 3+ होता है और सल्फेट का होता है SO4 -2 होता है। देखो अब इसकी वैलेंसी इसके साथ और इसकी वैलेंसी इसके साथ लाएंगे। देखो तो पॉजिटिव रेडिकल को पहले लिखेंगे, ध्यान रखते Al2 हो जाएगा। देखो तो Al2, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, देखो तो Al2 और देखो SO4, यह परमाणुओं का समूह है, घेर दो, यहाँ इसकी वैलेंसी 3, Al2SO4 का होल थ्राइस कहेंगे, Al2SO4 का होल 3 पढ़ सकते हैं। तो एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला बन गया। इसी तरह हम फॉर्मूला को बना सकते हैं, हम आपको दे रहे हैं, आपको फॉर्मूला बनाना होगा कुछ, इसे नोट करें, एक दो और बता रहे हैं। तो चलिए इन दिए गए कंपाउंड का आपको फॉर्मूला बनाना है। ध्यान दीजिए, पोटेशियम परमैंगनेट कह रहा है, तो पोटेशियम धनात्मक रेडिकल है तो K+ और परमैंगनेट यहाँ ऋणात्मक रेडिकल है, तो परमैंगनेट आयन का फॉर्मूला आप पढ़े हो MnO4 -1 ठीक है, या माइनस यही पढ़ के आए हो। अब देखो इसमें कॉमन फैक्टर क्या दिखाई दे रहा है, प्लस माइनस कट गया, हमारा फॉर्मूला बनेगा KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। ये याद रखिएगा, या डार्क वायलेट कलर का होता है, वायलेट कलर का होता है, इसका प्रयोग एंटीसेप्टिक्स के रूप में हम लोग करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, डार्क वायलेट कलर ऑलमोस्ट ब्लैक दिखाई दे रहा है, चार्ज ट्रांसफर के कारण, आवेशों के स्थानांतरण के कारण रंगीन दिखाई देता है। सब 12 में पढ़ना है, अभी से दिमाग में बैठाते चलिएगा। चार्ज ट्रांसफर के कारण KMnO4 रंगीन हो। पोटेशियम डाइक्रोमेट कह रहा है, तो पोटेशियम का K+ ग्रुप 1 का तत्व, पोटेशियम का शॉर्ट फॉर्म POT मैंने लिख दिया। डाइक्रोमेट, रेडिकल आपको याद होना चाहिए। देखिए डाइक्रोमेट को कहते हैं Cr2O7 और इस पर होता है -2। देखिए अब इसके वैलेंसी को हम लोग क्या कर देते हैं, क्रॉस कर दें, इसकी वैलेंसी इसके साथ और इसका वैलेंसी इसके साथ चला जाएगा। तो देखो फॉर्मूला क्या बना कि इसका वैलेंसी इसके साथ जाएगा, इसका वैलेंसी तो K2 हो रहा है कि नहीं, देखो तो इसका वैलेंसी इसके साथ जा रहा है तो K2 और ये देखो Cr2O7। आप इसको घेर के 1 लिख सकते हैं, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं, तो इसको हटा दो, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला हुआ K2Cr2O7। याद रखिएगा ऑरेंज कलर का ठोस होता है, किस कलर का होता है, ऑरेंज कलर का ठोस होता है। आपको याद होता है कि सर को इतना कैसे याद रहता है, आपको भी याद हो जाएगा, आप भी विद्वान हो जाएगी। पढ़ाते पढ़ाते अभ्यास बना हुआ है सबका। ठीक है, आप भी 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, हमसे ज्यादा विद्वान हो सकते हैं। और ये भी चार्ज ट्रांसफर के कारण ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। सोडियम सिलिकेट कह रहा है, तो सोडियम Na+ और सिलिकेट का होता है SiO3-2। अब देखो इसका वैलेंसी इसके साथ, इसका वैलेंसी इसके साथ चला जाएगा, तो देखो फॉर्मूला बनेगा Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट बन गया। बात आप समझ चुके हो। कैल्शियम फॉस्फेट कर रहा है, तो कैल्शियम धनात्मक रेडिकल है 2+, फॉस्फेट का होता है PO4-3, इसका वैलेंसी इसके साथ, इसका वैलेंसी इसके साथ। यदि समान चार्ज हो, कटने वाला हो, तो उसको कटा देंगे हम लोग। कॉमन फैक्टर हो तो उसको छोटा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो फॉर्मूला क्या हमारा बन रहा है CH3 और देखो यह PO4 है, परमाणुओं का समूह है तो ब्रैकेट यूज करेंगे, और यहाँ इसकी वैलेंसी 2, कैल्शियम फॉस्फेट। यदि आप इसको नहीं लगाते ना, तो फिर यहाँ 2 लिखते तो कंफ्यूजन में, जब परमाणुओं का समूह आए तो इसको 2 कर दो। बात आप समझ चुके हो। देखो मर्क्यूरस क्लोराइड, तो मर्क्यूरस क्लोराइड कह रहा है, तो देखो Hg2+2 है और यहाँ देखो Hg2+2 है और Cl- है। बात आप समझ चुके हो। अब देखो ध्यान से, इसका वैलेंसी इसके साथ, इसका वैलेंसी इसके साथ चला जाएगा, तो Hg2
1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे Hg2 इसका वैलेंसी नहीं लिखाएगा और यह आ जाएगा Cl2। Hg2Cl2 इसको कहते हैं हम लोग मर्क्यूरस क्लोराइड। इसी को एक और नाम से जानते हैं कैलोमेल। कैलोमेल के नाम से जानते हैं। कई बार बिहार बोर्ड में पूछा है कि कैलोमेल का फॉर्मूला क्या है। इसका प्रयोग इलेक्ट्रोड बनाने में करते हैं। वैसे हम लोग सब सीखेंगे। कैलोमेल का फॉर्मूला Hg2Cl2। मर्क्यूरी क्लोराइड कर रहा है तो Hg इस पर +2 चार्ज होता है और क्लोराइड का आप जानते हैं Cl- होता है। अब देखो इसका वैलेंसी इसके साथ, इसका वैलेंसी इसके साथ, क्या हो जाएगा HgCl2। इसका फॉर्मूला हो जाएगा मर्क्यूरी क्लोराइड। इसी को आप लिख सकते हैं मरकरी 2 क्लोराइड। बात आप समझ चुके हो, इसे नोट करें। कुछ हम होमवर्क देते हैं, फॉर्मूला आप बनाइएगा, 2-4 और हम मुख्य बात बता रहे हैं, नोट करें। देखिए दिए गए नाम से, दिए गए मूलक के नाम से आपको फॉर्मूला बनाना है। देखिए जैसे यह फेरस है तो फेरस क्लोराइड बनाना है, फेरस सल्फेट बनाना है, फेरस नाइट्रेट बनाना है, फेरस हाइड्रोक्साइड बनाना है। ठीक है, इसी प्रकार इसको फेरिक क्लोराइड बनाना है, फेरिक सल्फेट बनाना है, फेरिक नाइट्रेट बनाना है, फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाना है। एक हम बना के दिखा दे रहे हैं। जैसे कह रहा है कि यहाँ एल्युमिनियम का क्लोराइड बनाना है, तो देखो एल्युमिनियम क्लोराइड तो एल्युमिनियम 3+ और यहाँ Cl- कर देंगे। ठीक है, दिमाग है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं। इसकी वैलेंसी इसके साथ कर दो, इसकी वैलेंसी इसके साथ कर दो, तो फॉर्मूला क्या बन गया AlCl3। ये हमारा उत्तर हो गया एल्युमिनियम क्लोराइड। इसी प्रकार कहा है कि नहीं हमको बना दो, आपको कहा है स्टेनस नाइट्रेट। तो यहाँ देखो टीना का Sn होता है, इसका वैलेंसी कितना होता है बेटा, इसका वैलेंसी होता है स्टेनस का +2 और यहाँ कह रहा है नाइट्रेट। नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3-। अब देखो इसका वैलेंसी इसके साथ कर दो, इसका वैलेंसी इसके साथ कर दो, तो फॉर्मूला क्या बन रहा है हम यहाँ लिख देते हैं। आपको बनाना है, देखो यहाँ हो जाएगा Sn और हो जाएगा यहाँ NO3 इसका नाम होगा स्टेनस नाइट्रेट या इसी का नाम होगा टीन 2 नाइट्रेट। आप ऐसे फॉर्मूला बना बना के इस कॉलम में भरना है। कॉलम को बड़ा आप कर लीजिएगा ताकि आपको बनाने में सहूलियत हो। तो इस तरह से आपको बना लेना। इसका फॉर्मूला हम यहाँ लिख चुके हैं। तो इस चार्ट को कंप्लीट करना है। कुछ और हम फॉर्मूला दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं, उसके सहारे आपको फॉर्मूला बनाना है। उसके बाद हम कुछ और बात बता रहे हैं, नोट करें। देखिए इन दिए गए केमिकल फॉर्मूला का नाम दिया गया, इसी के सहायता से आपको इसका फॉर्मूला ड्रॉ करना है। और कुछ यहाँ हम केमिकल फॉर्मूला दिए हैं, इसका नाम लिखना है। वही लोग जल्दी जल्दी नाम लिख सकते हैं जिनको रेडिकल का नाम याद हो। जैसे K2MnO4 दिया है। अब यहाँ देखो, यहाँ इसकी वैलेंसी सूचित कर रहा है कि यहाँ 2 है और इसकी वैलेंसी यहाँ 1 सूचित कर रहा था। MnO4-2 को हम लोग कहते हैं मैग्नेट आयन, तो इसका नाम होगा पोटेशियम मैग्नेट। अब देखो Cr2SO4 का होल थ्राइस, यहाँ क्रोमियम की वैलेंसी 3 है और यहाँ सल्फेट का वैलेंसी 2 है, तो क्रोमियम सल्फेट या लिख सकते हो क्रोमियम 3 सल्फेट। आप आसानी से नाम लिख सकते हो। तो पहले फॉर्मूला बनाना सीखिएगा, उसके बाद फॉर्मूला से नाम लिखिएगा। तो आइए इसे नोट कर हम बता रहे हैं कि बाइनरी कंपाउंड का नाम हम लोग कैसे लिखते हैं, कहाँ डाई ट्राई टेट्रा हेमी का प्रयोग करते हैं, उसे सीखिए, नोट करें। तो आइए हम लोग सीखते हैं बाइनरी कंपाउंड का नाम कैसे लिखते हैं। बाइनरी कंपाउंड उसको कहते हैं, समझिए पहले, इसी को हम लोग बाइनरी कंपाउंड्स कहते हैं। वैसा यौगिक जो 2 तत्व, खासकर वे अधातु होना चाहिए, 2 तत्वों से मिलकर बना होता है, उसको बाइनरी कहेंगे। जैसे एक तुम तत्व हुआ अधातु, एक हम अधातु, 2 अधातु से मिलकर बना हो। उनकी संख्या कितना हो उससे कोई मतलब नहीं, वे 2 ही होना चाहिए, एक तुम एक मैं, एक वह, एक राम एक श्याम। ठीक है, 2 अधातु से मिलकर बना होना चाहिए। तो लिख सकते हैं कि इसका निर्माण 2 तत्वों, पोस्ट में लिखिएगा जनरली अधातु से होता है। आप लिख सकते हैं कि वैसा यौगिक जिनका निर्माण 2 तत्वों, पोस्ट में अधातुओं से होता है, उसे बाइनरी कंपाउंड के नाम से हम लोग जानते हैं। द्विअंगी यौगिक, ठीक है, द्विअंगी यौगिक। एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, देखिए द्विअंगी जो यौगिक होते हैं बाइनरी कंपाउंड, इसमें एटम को सूचित करने के लिए हम लोग या उनकी संख्या को सूचित करने के लिए हम लोग कुछ प्रीफिक्स का प्रयोग करते हैं। नंबर ऑफ
एटम यहां लिख रहे हैं और यहां उसके कुछ प्रीफिक्स लिख रहे हैं। क्या यूज करेंगे ध्यान दीजिए, यदि उसमें कोई आधा मॉलिक्यूल जुड़ा हो, नंबर ऑफ एटम्स कह दें, या यहां आप MOLECU मॉलिक्यूल्स कह सकते हो, और उसके लिए क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे। यदि यह आधा हो 1/2 हो तो हेमी का प्रयोग करेंगे। हेमी का मतलब हेमी सेमी डेमी हाफ होता है, जनरली केमिस्ट्री में हेमी लगाते हैं। एक हो तो उसके लिए हम मोनो लगाएंगे, दो हो इसकी संख्या तो डाई लगाएंगे, तीन हो तो इसके लिए ट्राई लगाएंगे, चार हो तो उसके लिए हम टेट्रा लगाते हैं, पांच हो तो उसके लिए पेंटा प्रीफिक्स का यूज करेंगे, पेंटा पैंटा नहीं लिख दीजिएगा, छह हो तो उसके लिए हम लोग हेक्सा लगाएंगे, सात हो तो उसके लिए हेप्टा प्रीफिक्स का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार आठ हो जाए तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑक्टा प्रीफिक्स यूज करेंगे। 9 हो जाए तो नोना प्रीफिक्स यूज करेंगे। 10 हो जाए तो हम लोग डेका प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो आप इसे पहले नोट करें, हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, कोई पूछे क्या है, ऐसे ही क्रम में आप इसे नोट कर लीजिएगा। हेमी आधा रहेगा तो हेमी, और एक रहेगा तो मोनो, दो रहेगा तो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। बात आप समझ चुके हैं। हम कुछ उदाहरण ले रहे हैं, ध्यान से आप देखिएगा। नोट कर चुके होंगे, इसे हम मिटा रहे हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसे फटाफट नोट कर लीजिएगा, या स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए। अब देखिए छोटू, जैसे मैं कह दूं यह बाइनरी कंपाउंड है CO2। देखो, एक कार्बन से एक ऑक्सीजन से मिलकर बना, इसकी संख्या ऑक्सीजन का दो हिस्सा मतलब नहीं, यह बना किससे है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो क्या यह बाइनरी कंपाउंड हुआ, कहेगा हाँ सर बाइनरी कंपाउंड है, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर। अब इसका नाम देखो, कार्बन एक है, ऑक्सीजन दो है, तो इसका नाम होगा कार्बन डाई ऑक्साइड। कार्बन डाई ऑक्साइड ऐसे लिखते हैं। अब देखो, यह भी एक बाइनरी कंपाउंड है। देखो, कार्बन ऑक्सीजन से मिला है, इसको लिखेंगे कार्बन मोनो ऑक्साइड। कार्बन मोनो ऑक्साइड। जनरली मोनो प्रीफिक्स का प्रयोग हम लोग पहले नहीं करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं लिखेंगे मोनो कार्बन मोनो ऑक्साइड, मोनो प्रीफिक्स पहले यूज नहीं किया था, कार्बन मोनो ऑक्साइड। इसी प्रकार हम कहते हैं PCl5, इसका नाम क्या होगा, फॉस्फोरस, PHOS फॉस्फोरस। पेंटा, फॉस्फेरस 5 है तो पेंटा 5 के लेकर फास्फोरस पेंटा क्लोराइड लगा देंगे। इसी प्रकार कोई पूछे कि PCl3 तो इसका नाम क्या होगा, फॉस, PHOS फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। नोट करें। और कुछ हम उदाहरण ले रहे हैं, कुछ और बाइनरी कंपाउंड देखिए। जैसे देखो N2O, इसको हम लोग लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं, लाफिंग गैस कहते हैं। इसी को हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। वैसे सब 12 में पढ़ना। इसका कोई नाम पूछे कि नाम बताइए। देखिए, नाइट्रोजन यहाँ दो है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसी प्रकार NO दे, इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। अब देखिए, नाइट्रोजन एक है, ऑक्सीजन एक है, तो मोनो नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड नहीं, मोनो का प्रयोग पहले नहीं करते हैं, तो इसका नाम क्या होगा, नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड। आपसे कह दे N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, 3 ऑक्सीजन है तो ट्राई ऑक्साइड हो सकता है। आपसे कह दे कि N2O4 का नाम बताइए, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड हो सकता है। इसी प्रकार आपसे कोई पूछे कि N2O5 का नाम बताइए, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड हो सकता है। बात आप समझ चुके होंगे। इसी प्रकार कोई पूछे, इसका नाम आपको लिखना है, देखिए जेनन डाइफ्लोराइड। HCF4 का नाम पूछे, बाइनरी कंपाउंड है जेनन टेट्राफ्लोराइड। कोई पूछे HCF6 का नाम बताओ, नाम होगा जेनन हेक्साफ्लोराइड। इसका नाम आपको लिख लेना है। बात आप समझ चुके हैं। HCO3 इसका नाम होगा जेनन
ट्राई ऑक्साइड, कोई पूछे XCO4, जेनन टेट्रा ऑक्साइड, इसका नाम आपको लिखना है। ये सब बाइनरी कंपाउंड है। देख रहे हैं कि जेनन और फ्लोरीन से मिलकर बना है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। दो तत्व होना चाहिए, और तत्व में कैसा वो अधातु होना चाहिए। देखिए एक नाइट्रोजन है एक ऑक्सीजन है, इसकी संख्या यहाँ 2, नाइट्रोजन एटम 2 है, ऑक्सीजन एटम 5, इसके संख्या से कोई लेना देना नहीं है। यह दो तत्वों के संयोग से मिलकर बना होना चाहिए, और खासकर वह तत्व अधातु होना चाहिए। इसको बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। बाइनरी कंपाउंड में एटम की संख्या को सूचित करने के लिए हम लोग डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा आदि का प्रयोग करते हैं। इसे नोट करें। कुछ हम हाइड्रेट कंपाउंड के बारे में बता रहे हैं जिसमें जल के अणु जुड़े होते हैं, तो उसका नाम कैसे दिया जाता है, इसे नोट करें। तो आइए हम लोग हाइड्रेट कंपाउंड्स का नाम लिखना सीखें। हाइड्रेट कंपाउंड्स का मतलब क्या है, जो रवा के रूप में हो। रवा जिसको अंग्रेजी में क्रिस्टल कहते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में जो कंपाउंड हो, अर्थात उसमें जल के अणु दिखाई दें, वैसे यौगिक को हम लोग कहते हैं हाइड्रेट कंपाउंड्स। देखिए तो उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, जल के जितने अणु होते हैं उसके लिए हम लोग हाइड्रेट यूज करते हैं। 2 जल के अणु हो तो डाईहाइड्रेट, 3 हो तो ट्राईहाइड्रेट, 10 हो तो डेकाहाइड्रेट, 5 हो तो पेंटाहाइड्रेट। ठीक है, इस तरह से हम यूज करते हैं। कुछ हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, छोटू यहाँ देखिएगा। जैसे मैं कहूँ FeSO4 × 7H2O, इसी को कहते हैं हम लोग, याद रखिएगा, इसी को कहते हैं ग्रीन विटिरोल कहते हैं हम लोग। इसको हम लोग हिंदी में हरा कशिश कहते हैं, हरा कशिश के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, हरा कशिश के नाम से जानते हैं। देखिए इसका कोई पूछे कि रासायनिक नाम बताइए, इसको फेरस सल्फेट तो लिखेंगे ही, FeRROUS, फेरस सल्फेट लिखेंगे। कैसे हम समझें कि फेरस है, देखिए यहाँ Fe+2 S-2 कट गया, फेरस सल्फेट बना है। और जल के कितने अणु हैं, या रवा के रूप में पाया जाता है क्रिस्टल के, 7 जल हैं। तो 7 के लिए हम क्या यूज करेंगे, हेप्टा, इसमें यूज कर देंगे हेप्टाहाइड्रेट, हेप्टाहाइड्रेट यूज करेंगे। इसी प्रकार आप CaSO4 × ½ H2O पढ़ते आए हैं फॉर्मूला। ठीक है, अब इसका नाम आप पढ़ के क्या है, पीओपी पढ़ के है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी पढ़ के आए हो। देखो अब इसका कोई रासायनिक नाम पूछे तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी का मतलब होता है आधा, हाइड्रेट, हेमी हाइड्रेट आप यूज कर सकते। इसी को हम लोग पीओपी कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब देखिए और भी एग्जांपल हम लेके चलते हैं। CuSO4 × 5H2O, ये कई बार फॉर्मूला पूछा गया। इसी को हम लोग नीला कशिश कहते हैं, इसी को हम लोग ब्लू विटिरोल कहते हैं, ब्लू विटिरोल, नीला कशिश, या इसको ब्लू स्टोन कहते हैं, इसको हरा कशिश कहते हैं, इसको नीला कशिश कहते हैं। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अब कोई पूछे कि इसका नाम बताओ, तो देखो तो कॉपर लिख सकते हैं, कॉपर सल्फेट। कॉपर क्या है, कॉपर की वैलेंसी यहाँ 2 है, तो आप यहाँ कॉपर 2 भी लिख सकते हो, कॉपर सल्फेट या केवल कॉपर सल्फेट। पेंटाहाइड्रेट, पेंटा जगह नहीं है यहाँ, HYD, पेंटाहाइड्रेट लिख सकते हो। छोटू एक और ले रहे हैं, FeSO4 × 7H2O, इसको इप्सम साल्ट कहते हैं, इप्सम साल्ट के नाम से जानते हैं। इसका कोई पूछे कि बताओ नाम लिखो, तो लिखेंगे फेरस, फेरस सल्फेट MgSO4, सॉरी यह MgSO4 होता है, MgSO4 × 7H2O होता है छोटू, या इसका फॉर्मूला मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, हेप्टाहाइड्रेट आप लिख सकते हो। इसी प्रकार कुछ और फॉर्मूला हम बता रहे हैं। सुहागा का नाम आप सुने होंगे, Na2B4O7 × 10H2O, इसका फॉर्मूला कई बार पूछा गया। इसी को बोरेक्स कहते हैं, हिंदी में इसको सुहागा या टिंकल के नाम से भी जाना जाता है, सुहागा। अब इसका रासायनिक नाम कई बार पूछा गया है। देखिए इसका नाम होगा सोडियम टेट्राबोरेट, सोडियम टेट्राबोरेट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डाई सोडियम टेट्राबोरेट, टेट्राबोरेट। जल के कितने अणु हैं, 10 अणु हैं, तो डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट। ये बिहार बोर्ड में पूछा भी गया है कि सुहागा का नाम होता है सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। बात आप समझ चुके होंगे। एक और बता रहे हैं, ऊपर से इसको मिटा रहे हैं, हरा कशिश को।
देखिए ऐसे पूछ दे Na2SO4 इंटू 10H2O, इसी को हम लोग ग्लोबल साल्ट के नाम से जानते हैं। इसका कोई नाम पूछे, सोडियम सल्फेट डेटा हाइड्रेट। जल के अणुओं के लिए हाइड्रेट यूज करते हैं, उसकी संख्या के लिए हम लोग एप्रोप्रिएट उचित प्रीफिक्स का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसे नोट करें, फटाफट नोट करें, जल्दी एक और चीज बता रहे हैं। ये सब फॉर्मूला बार बार कंपटीशन में, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये सब याद भी आपको होना चाहिए। तो इस तरह से आप चाहें तो फॉर्मूला बना सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये अध्ययन करेंगे एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, इनके कितने टाइप्स होते हैं। धन्यवाद।